ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आरआरबी एलपी सीबीटी 1 का जो प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे, उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आज का होगा, ये देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3rd होगा। ठीक है, और आप देखेंगे कि एलपी जो आपको जो इसका एलपी टेक्नीशियन का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको भी हम ऑलरेडी करा चुके हैं। तो आप जो है ये आपका प्लेलिस्ट में है, आप अगर आप चैनल पर नए हैं, नहीं देखे हैं तो जाके चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होगा यही आपका रेलवे साइंस से रिलेटेड होगा। एलपी टेक्नीशियन 2023-24 के जो आपका एग्जाम होने वाला उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका जो होगा ये प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, तो कवक की कोशिका भित्ति यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज, लिग्रीन, ये है आपका। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है आपकी ये किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। ठीक है, काइटिन। ठीक है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन की बनी होती है। और यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो कवक होता है, मतलब कवक की जो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का जो अध्ययन किया जाता है, कवक का अध्ययन किससे किया जाता है, यहाँ पे माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको भी याद रखेंगे कि कवक का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, माइकोलॉजी। और यहाँ पे क्या होता है, एक चीज़ और है कि ये जो कवक होता है इसमें जो संचित भोजन होता है, यानी कवक में जो आपका संचित भोजन होता है वो किसके रूप में होता है। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि कवक में संचित भोजन किसके अंतर्गत में किसके रूप में होता है। तो ये होता है ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के अंतर्गत ग्लाइकोजन के रूप में, यहाँ पे ग्लाइकोजन के रूप में होता है। इसके भोजन का जो संचय होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, भोजन का यहाँ पे संचय। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे यहाँ पे कि भोजन का जो संचय होता है ये आपका किस में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पे आपका कवक में जो भोजन का संचय होता है वो आपके ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी काइटिन हो जाएगा। जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। ठीक है, तो गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जो आपके जिस बिंदु पर संलग्न होता है गुणसूत्र का नाम क्या है, तो यहाँ पे जीन है, गुण यहाँ पे सूत्र बिंदु होता है, तारक काय होता है, सेंट्रोमियर होता है। तो जिस क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, सेंट्रोमियर बोलते हैं इसको। और यहाँ पे जो आपका सेंट्रोमियर होता है ये क्या करता है, गुणसूत्र को आकार जो है यहाँ पे निश्चित करता है। यानी कि यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो सेंट्रोमियर होता है ये आपके गुणसूत्र को यहाँ पे आकार निश्चित करता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, ये आकार क्या करता है, निश्चित करता है। जो गुणसूत्र होता है उसको निश्चित यहाँ पे करता है, उसका आकार जो निश्चित करता है। ठीक है, ये आपका सेंट्रोमियर होगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा कि उस बिंदु का नाम क्या है, तो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर गुणसूत्र के आकार को निश्चित करता है। ठीक है, गुणसूत्र को आकार निश्चित करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का यौगिक जो है आप डोलोमाइट ये भी होगा, संगमरमर, चौक ये सब होगा, ये आपका नहीं होगा। हीरा जो होगा ये आपका कार्बन का यौगिक नहीं होता है, इसमें 2 होते हैं, हीरा, ये आपका हीरा, और क्या होगा यहाँ पे एक ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट दोनों क्या होता है, ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स होते हैं, अपरूप होते हैं। ठीक है, ये अपरूप होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये क्या होते हैं, कार्बन के ये आपके अपरूप होते हैं, इलेक्ट्रॉप्स होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये यौगिक नहीं होगा। ठीक है, कंपाउंड नहीं है, यहाँ पे आपका अप्रूप होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। देखिए ये कल के जो हम सेकेंड जो प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, देखिए क्वेश्चन ये है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक जो ऊर्जा होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल, यहाँ पे आपको मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो ये आपके क्या होती है, ये होती है गतिज ऊर्जा। यहाँ पे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और प्लस यहाँ पे ये होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसको बोलते हैं, ये होता है आपको पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका होता है यांत्रिक ऊर्जा, आपको काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वल होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा।
तो ये आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मैं जो यांत्रिक ऊर्जा होता है वो आपके गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ये कल भी हम देख चुके थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है। ठीक है, तो ध्वनि किस माध्यम से, तो यहाँ पे आपको वायु दिया है, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, निर्वात, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम। ठीक है, निर्वात में आपका यहाँ पे नहीं गुजर सकती ध्वनि जो होती है। ठीक है, और ध्वनि का जो आपको क्या होता है, सबसे अधिक जो वेग होता है ध्वनि का, सबसे यहाँ पे सबसे अधिक वेग, सबसे अधिक यहाँ पे जो वेग होगा किस में होगा, सबसे अधिक वेग ये किस में होता है आपका, ये होता है आपका ठोस में। ठीक है, यहाँ ठोस में होता है, और सबसे कम किस में होता है, ये आपका होता है गैस में। ठीक है, सबसे जो इसका कम वेग किस में होता है, सबसे जो अधिक वेग जो होगा वो आपके सॉलिड में होता है, सबसे कम जो वेग होता है किस में होता है, गैस में होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका जो है इसमें किस में नहीं गुजर सकता है, ये होगा आपका निर्वात में, वैक्यूम में। और अगला है आपका कि यहाँ पे जो ध्वनि का जो मापन होता है किस में किया जाता है, डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, डेसिबल में ध्वनि का मापन किस में किया जाता है, इसका जो मापन होगा ये आपको डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ पे ध्वनि का मापन डेसिबल में किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे निर्वात हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है कि इतना मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच स्तर होगा। ठीक है, तो इतना मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन आयन वाली सांद्रता वाले एक विलयन का पीएच स्तर होगा, इसको बताना है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यहाँ पे दिया गया, H+ की जो वैल्यू है आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, ये दिया गया आपको 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। अब देखिए यहाँ पे जो है पीएच का स्तर बता रहा था, पीएच कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा पीएच = log यहाँ पे H+। ठीक है, H+ साइन ये होगा। अब यहाँ पे पीएच कितना हो जाएगा, ये -log होगा, और H+ की वैल्यू कितनी है, ये है 1 × 10⁻⁵ ये है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो दिखाएगा पीएच बराबर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको माइनस है, ये आपका -5 किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब देखिए ये log है, ये हो जाएगा log। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 × बचेगा यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कितना बचेगा, माइनस का यहाँ पे log 10 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा -5 ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बनेगा log, ये हो जाएगा 10। ठीक है, और log 10 का वैल्यू कितना होता है, ये आपका 1 होता है। ठीक है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये क्या देगा, 1 देगा, तो ये हो जाएगा 5 × 1 यानी कि क्या आएगा, 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो पीएच का स्तर कितना हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन C12, ठीक है, एक मोल में कितने परमाणु होंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, कार्बन के एक मोल C10 जो आपको यहाँ 12 दिया गया है, इस तरह से है, कार्बन का 12। ठीक है, तो क्या होगा, तो 6 × 6.02 × 10⁻23 ये आपका होता है। ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि कार्बन जो 12 यहाँ पे कार्बन, ठीक है, इसका जो एक मोल में कितने परमाणु होगा, 6.02 × 10⁻23 ये आपका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है कि आपको यदि डोबेराइन के ट्रिक का पहला और तीसरा सदस्य, ठीक है, फास्फोरस और क्या है, एंटीमनी है, तो इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। ठीक है, तो डोबेराइन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और थोड़ा सा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन क्वेश्चन आपका अच्छा है कि डोबेराइन की ट्रिक, डोबेराइन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो आपके जो यहाँ पे एलिमेंट है, उसका जो है आपका जो एटॉमिक वेट होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों के एटॉमिक वेट का औसत निकालेंगे तो तीसरा का यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपको ऑलरेडी दिया गया है, तीसरा पूछ रहा है, तो उसी जो है फार्मूले से जो आपका है, उसी फार्मूले से यहाँ पे निकालेंगे, ये आपको जो है आंसर इजीली निकल कर चला आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि ये आपका क्या है कि पहला सदस्य क्या है, ये आपका है फास्फोरस। ठीक है, ये आपका फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस को P से दिखाते हैं। ठीक है, इसका जो है आपका देखेंगे एटॉमिक जो नंबर होगा, एटॉमिक नंबर ये कितना होता है, 15 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, ये होता है आपका कितना होता है, 100 यहाँ पे 30 कितना होता है, 974 ये होता है। ठीक है, 30.974 के लगभग एटॉमिक वेट होता है। इसके बाद है आपका एंटीमनी। ठीक है, एंटीमनी, तो एंटीमनी को किससे दिखाते हैं, Sb से। ठीक है, Sb से दिखाते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे
कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, ठीक है। इसका आप देखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे 51 होगा एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक वेट ये कितना हो जाएगा 121 दशमलव यहाँ पे ये हो जाएगा 776 होता है, यानी 75 यहाँ पे आप ले सकते हैं 121.75 यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 30.974 ये आपका एटॉमिक वेट फास्फोरस का है, ये आपका एंटीमनी। अब देखिए ये दोनों है, इन दोनों का औसत ले लेंगे तो तीसरा निकल के आ जाएगा। यानी कि अगर आप निकालें यहाँ पे जो है डोबेराइन का तीसरा अगर दूसरा सदस्य, तो अगर दूसरा सदस्य के बारे में यहाँ पर आप करेंगे दूसरा सदस्य के बारे में, तो इसको ऐड करेंगे यानी कि 30.974 और प्लस 121.75, ठीक है। इसका औसत बाई 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कि अब इसको आप ऐड करिए। अब इसको ऐड किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका 30 यहाँ पे 974 ये है। अब इसको करेंगे तो ये किस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा 121.75 ये होगा। ये आपका कितना आ जाएगा 152, यहाँ पर आ जाएगा 152 यहाँ पे कितना है आपका 724 है, 724 है। इसका बाई 2 करिए तो 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 7 14, ठीक है। और 2 6 12 और पॉइंट 2 कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12 और 2 दूना 4, ये आपका आएगा 76.362 आएगा, ठीक है। 76.362, ठीक है। इसको जोड़ने के लिए इसको देख लीजिए किस तरह से दशमलव में जोड़ा जाता है, ठीक है। ये आपका कैलकुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉपिक है। मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या था कि ये था कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए इसको कैलकुलेशन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको इसका जो औसत करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका दूसरा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दूसरे सदस्य कौन सा होगा, तो देखिए 76 आप देखेंगे सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 16 होता है, ये 32 होता है, ठीक है। इसी तरह से आयोडीन है तो आयोडीन का इसका कितना होता है, ये 53 होता है और 126 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका आया कितना है 76 आया है। कैल्शियम का कितना होता है 20 और ये 40 होगा, ठीक है। एटॉमिक वेट 40 होता है, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है। इसी तरह से अगर आप इसका देखें तो ये आपका आर्सेनिक है, इसका कितना आता है 74.922 होता है, ये आपका एटॉमिक जो है इसका जो एटॉमिक वेट होता है 74। तो यहाँ पे देखेंगे आपको कितना आया है 76 का आया है, मतलब 2 नंबर यहाँ पे है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो जो दूसरा सदस्य होगा ये आपका आर्सेनिक होगा, ठीक है। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, ठीक है, आर्सेनिक। तो यहाँ पे जो दूसरा सदस्य हो जाएगा क्या हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 3 सल्फर आयोडीन इसका नहीं होगा, इसका एटॉमिक वेट अलग अलग है, ठीक है, तो नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा 74 इसका जो है होता है। तो यहाँ पे 76 आया है, 76.362। तो आप यहाँ पे एप्रोक्स बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल के कीटाणु के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो पेयजल, ठीक है, पीने के लिए जो पानी का यूज़ किया जाता है किसमें, तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, धवन सोडा, आपको पता है इसके बारे में कई बार देख चुके हैं। ये क्या हो जाएगा आंसर, ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो है होता है क्या होता है CaOCl2, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे CaOCl2 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। जो शक्ति होती है पावर, उसकी इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे किलो वाट्स, जूल वाट्स और हार्स पावर है, ठीक है। HP यहाँ पे हो जाएगा, 1 HP किसके बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 HP होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पे शक्ति की जो SI मात्रक होती है, ठीक है, SI जो आपकी मात्रक होगी ये क्या होगी, ये आपकी वाट होती है, ठीक है। SI मात्रक आपका वाट होता है, यहाँ पे शक्ति की SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो विद्युत जो आपकी जो शक्ति यहाँ पे क्या होता है, जो विद्युत शक्ति होती है, विद्युत शक्ति ये क्या होती है आपको यहाँ पे होता है विद्युत ऊर्जा बाई समय, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बाई समय यहाँ पे होता है ये आपका, ठीक है। विद्युत ऊर्जा बाई समय ये होता है विद्युत शक्ति, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी इकाई क्या हो जाएगी हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे एक स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मूल ध्वनि यहाँ पे स्पष्ट गूंज को सुनने के लिए कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड यहाँ पे होना चाहिए। और 0.1 सेकेंड यहाँ पे इसका आंसर जो है होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद से है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, ये आपका यौगिक बनेगा, कंपाउंड, ठीक है। क्या बनता है, यौगिक बनता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से आपको यौगिक बनता है, कंपाउंड।
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होती है वो आपका क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का यहाँ पे जो मात्रक होता है क्या होता है, आपका जूल होता है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखिए। इसी तरह से दाब है, तो दाब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बल बाई क्षेत्रफल। ठीक है, बल बाई क्षेत्रफल होता है ये, और ये आपका बल है। बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एस एम इंटू ए होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मात्रक कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, न्यूटन होता है। तो इस तरह से चीज़ को इसको भी जानेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आणविक गुणधर्म होता है। ये किसने किया था, ये आपके मेंडलीफ थे। ठीक है, मेंडलीफ ने इसका जो है गुणधर्म को जो है ये आपने जो है इसके नियम को प्रदान किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, मेंडलीफ। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो फूल के वैसे तो 4 भाग होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, मादा जो है प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, तो किसको क्या बोलते हैं, अंडक बोला जाता है। ठीक है, मादा को। और नर भाग को क्या बोला जाता है, यहाँ पे पुंकेसर। ठीक है, ये आपका नर भाग होता है। ठीक है, ये आपकी नर भाग होता है, इसको पुंकेसर बोलते हैं। तो यहाँ पे फूल के मादा प्रजनन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे अंडा बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो पुष्प का अध्ययन होता है। ठीक है, जो पुष्प का जो यहाँ पे अध्ययन होता है किसके अंतर्गत होता है अध्ययन, ये आपको एंथोलॉजी। ठीक है, एंथोलॉजी के अंतर्गत होता है। एंथोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे ये आपका होता है पुष्प का अध्ययन। ठीक है, इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि समीकरण में बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। ठीक है, तो बल बराबर कितना होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, ये बल बराबर कितना होता है, ये होता है द्रव्यमान गुणे ये होता है आपका त्वरण होता है। ठीक है, द्रव्यमान त्वरण होता है। त्वरण का जो इस सिंबल होता है ए होता है, इसका जो मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या इसको कैसे लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है, तो एम इंटू ए के बराबर ये होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक के विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो चालक के विभवांतर को बनाए रखने में जो मदद करता है, सेल या जो बैटरी होता है, ये आपका मदद करता है, सेल या बैटरी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया, इनमें से कौन सी है जो है स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। इसको ध्यान देना है, स्वैच्छिक क्रिया नहीं है। तो स्वैच्छिक अनैच्छिक क्या होती है, इसके बारे में जान लेते। देखिए स्वैच्छिक क्रिया ऐसी होती है जो हम चाह के करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया कि एक वस्तु को लेना, ये एक स्वैच्छिक क्रिया है। मुट्ठी को बंद करना, जो हम खुद से जो चाहते हैं उसको हो जाता है। एक कुर्सी को चलाना, ठीक है, एक कुर्सी को चलाना, ये भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ बोला कि स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, जो ये दिल की धड़कन होती है, ये आपकी क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया में आती है। ठीक है, ये एक अनैच्छिक क्रिया में आती है। ऐसे देखिए जो हम नहीं चाह के भी कर सकते। ठीक है, अपने आप आती है। जैसे मान लीजिए तो स्वदय, ये जो आपके दिल की जो धड़कन होती है, ये क्या सबसे जो आपकी शरीर की सबसे व्यस्तम जो है ये अंग होती है। ठीक है, दिल की धड़कन। इसी तरह से छींक आना, ठीक है, वो आप अपने आप आती है, छींक आना, वो भी एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। तो स्वैच्छिक क्रिया नहीं है, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिल की धड़कन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु के विज्ञान के अपचयन के एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका कोक का। ठीक है, कोक क्या होता है, इसको घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है कोक को। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, घरेलू ईंधन के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो प्रैक्टिस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास जो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, और इसके बाद से जो है नेक्स्ट क्लास में हम अगला जो प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट कि यहाँ पे क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।